नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी ने जो दिवाली का त्योहार है, जो धमाकेदार त्योहार है, उसे धमाकेदार तरीके से मनाया होगा, जो कि मनाना भी चाहिए। बिल्कुल, उत्सव त्योहार हमारे जीवन में उत्सव भरते हैं। और अब हमें एक जो त्योहार है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होगा, वो है सफलता का त्योहार। अब उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है, उसके लिए भी हमें तैयारियां करनी। आपने दिवाली का त्योहार मना लिया है, अब उस त्योहार वाले मूड से, फेस्टिवल मूड से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। मुझे लगता है कि थोड़ा समय आपको लगेगा, परंतु धीरे धीरे आप बाहर आ जाइए और बाहर आकर के इतनी मेहनत आप करिए सफलता के त्योहार के लिए। और जिस दिन आप सफलता का त्योहार में सफल हो जाएंगे, आप सफल बन जाएंगे, उस दिन सिर्फ और सिर्फ वो खुशी आपकी नहीं होगी, आपके परिवार की होगी, आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनकी रहेगी कि वो मेरा बिटुआ, वो मेरी बिटिया क्या बन गई है, आज कलेक्टर बाबू बन गए। और उसी कलेक्टर बाबू की तैयारी में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 कार्यपालिका, और उसका लेक्चर नंबर आज है हमारा 3। आइए बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और फिर चर्चा करेंगे हमारे प्यारे से भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसकी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखिए, श्रीलंका के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका बिल्कुल ही कोई नया ही आप नाम सुन लें, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में हम कहीं ना कहीं बिल्कुल छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश रहा है, बिल्कुल नीचे रहा है, ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं श्रीलंका की शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका में शासन व्यवस्था चल रही है। इन्होंने शब्द का प्रयोग करा है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कोई है ही नहीं, या मुझे नहीं आती अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। सेमी प्रेसिडेंशियल जो फॉर्मेट बोलते हैं वो मुझे नहीं आता, मैं साफ बात कहता हूं। मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही शासन व्यवस्था है। एक है संसदीय, जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, जिसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी उसे हिंदी में कहा जाता है। मैं सिर्फ ये 2 ही जानता हूं, क्योंकि ये 2 जानने के पीछे एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटी की किताब है, जब आप आईएएस की तैयारी करेंगे, एम लक्ष्मीकांत की किताब आपको पढ़ी जाती है। इतनी मोटी किताब है, कभी मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा, ठीक है। बहुत गजब की, बहुत प्यारी किताब है वो। जब आप वो पढ़ेंगे तो उसमें भी 2 ही बातें हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तीसरी व्यवस्था की, अर्ध अध्यक्षात्मक की व्यवस्थाओं की बात करी नहीं गई है, कही गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या तो अध्यक्षात्मक या संसदीय प्रणाली। अभी जब हम भारत की चर्चा करेंगे तो हम भारत में कहेंगे कि संसदीय प्रणाली है, ठीक है। हम जब भारत की चर्चा करेंगे तो कहेंगे संसदीय प्रणाली, उसमें कोई अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। तो यहां पर भी मेरी नजर में अर्ध अध्यक्षात्मक कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक में यह मान करके चलना है। देखिए, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अगर मुख्य मोटा अंतर मैं आपको बता दूं, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, जो कि राष्ट्रपति है, वो सबसे ऊपर है। वो ना विधायिका के लिए उत्तरदायी है, ना विधायिका को जवाब देगा। वो अपनी ही मस्ती में मस्त है, अपना जीवन जी रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो जो कर रहा है एवरीथिंग इज राइट। तो कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे पूजा नायक। ये पूजा नायक है कौन? ये किसी लड़के का नाम नहीं है ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल खुश हो जाओगे, आज सर कौन सी पूजा की बात करने वाले। पूजा नायक, हीरो वर्शिप की चर्चा करेंगे कि वो हीरो वर्शिप क्या होती है, और क्या राष्ट्रपति शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पूजा नायक का क्या खतरा होता है, उसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। और फिर हम आएंगे संसदीय प्रणाली पर, और ये जानेंगे कि संसदीय प्रणाली में भारत के संविधान निर्माताओं का विजन इस बात से देख सकते हैं कि संसदीय प्रणाली पर उन्होंने इतना विचार विमर्श कर करके संसदीय प्रणाली को अपनाया, और जो तर्क उस संविधान सभा में रखे गए वो तर्क सारे के सारे आज भी प्रासंगिक है, मतलब रिलेटिव है। वो आज भी हम उनको अपने आप से जोड़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक, या मनीष सर की भाषा में अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है, ये है क्या। हम लास्ट के लेक्चर्स में जान चुके थे कार्यपालिका क्या होती है। अगर आप दिवाली की साफ सफाई में और दिवाली के धमाके में अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज ज्यादा लेक्चर्स नहीं है इस चैप्टर के, वो लेक्चर 1 और 2 है, उनको एक बार वापस देख लीजिएगा, और फिर आप लेक्चर 3 पे देख लीजिएगा। और हर चीज को इंटरकनेक्ट करते हुए चलिए, हर चीज को एक साथ को दूसरे से जोड़ते हुए चलिए, ठीक है। आप एक राजनीति विज्ञान के एक स्टूडेंट होने के नाते और एक सामाजिक विज्ञान की स्ट्रीम में आने के नाते, आर्ट्स के स्ट्रीम में आने के नाते, आप एक बात हमेशा मेरे जीवन में याद रखिएगा। हमारा काम है ना, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स के टीचर्स होते हैं, सामाजिक के टीचर्स होते हैं, उनका काम जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं।
ठीक है ना। चाहे वो जीवन में आप समाज को जोड़ने की कोशिश करिए, आप तोड़ने की नहीं। आप राजनीति में जा रहे हैं, आप जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की नहीं। उसी प्रकार से जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप जोड़ने की, मतलब टॉपिक्स को इंटरलिंक करने की कोशिश करिए, अलग अलग करने की नहीं। अगर आप बिल्कुल अलग कर देंगे तो आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जब आप पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसलिए हर चीज को इंटरकनेक्ट करते हुए चले, जोड़ते हुए चले। और जैसा मैं फर्स्ट लेक्चर जब मेरा अपलोड हुआ था इस चैनल पे, मैंने यही कहा था कि आप एक बिल्कुल बेहतरीन रजिस्टर के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चले। यहां पर अगर हम फोकस कर रहे हैं 11th क्लास पे, तो मैं यह जरूर ज्यादा फोकस करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, जिस दिन आप 12th में हमारे साथ जुड़ो, 12th में आप मुझसे पढ़ो, तो आपको ऐसा कोई वर्ड मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। जब अगर कहीं पर आ रहा है कि प्रधानमंत्री यह है, प्रधानमंत्री इस प्रकार से बनता है, तो मैं आप बच्चों से उम्मीद यह करता हूं कि आप ये ना पूछो कि सर प्रधानमंत्री कैसे बनता है। मैं आप लोगों का इतना बेस 11th में क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि आप कभी 5 या 10 लोगों के पास बैठे हो और कभी चुनाव का माहौल चल रहा हो, तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रक्रिया किस प्रकार से, और आप बताओ, तो आप उस दिन मेरे पास जरूर मैसेज करना है कि सर मैंने आज बताया, मुझे सच में बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं इतनी व्यवस्था को जानता था, उसका पक्ष विपक्ष में कर सका, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और शायद उस दिन आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि चलो मेरे विद्यार्थी इतना चीजों को विकसित कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और दूसरा, इतनी तैयारी करवा देना आपकी 11th में कि आप जो बेसिक्स हैं पॉलिटी के, उन बेसिक्स को भी आप थोड़ा सा कवर कर सको, मतलब थोड़ा सा जो हाई लेवल की पॉलिटी है उस पर भी हम चर्चा कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू करी गई। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। कब? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। और श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर बाद में उसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। और ठीक है, 1978 में इनके संविधान में संशोधन करा गया, या परिवर्तन जिसे आप कह सकते हैं, बदलाव जिसे हम कहते हैं, वो संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाई गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसे कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था प्रणाली भी हम इसे कह सकते हैं। कार्यपालिका जो कि कार्यों को लागू करवाने वाली संस्था है, जो निर्णय लेगी और उनको लागू करवाने की जो व्यवस्था करी जाती है वो कार्यपालिका के द्वारा करी जाती है। ये श्रीलंका का एजेंडा है। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। अब यहां पर क्या है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में मैंने उदाहरण आपको दिया था लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का। ठीक है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि भैया लव मैरिज में क्या होता है कि जैसे कि आज मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो हमारे बीच में कोई नहीं है, हम लोग शादी कर लेंगे। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि भैया मैं लड़का हूं तो मेरे घर वाले को कोई बताएगा उनकी लड़की है, फिर उनके और हमारे बीच में वो व्यक्ति है, वो जिसे हम बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति हमें मिलाता है, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिल रहे हैं। जो लड़की वाली फैमिली से अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं मिले, लव मैरिज में हम डायरेक्टली मिले। तो यहां पर प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जब कोई भी किसी प्रकार का कोई बीच में ना हो, मतलब राष्ट्रपति को चुनने में राष्ट्रपति और जनता डायरेक्ट है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, जनता डायरेक्ट चुन रही है। और अप्रत्यक्ष में जैसे कि भारत में होता है, भारत में बिचौलिए हैं। बिचौलिए इन द सेंस क्या है कि हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को जनता नहीं चुन रही, कौन चुन रहे, विधायक और सांसद चुन रहे हैं, जिनको भारत की जनता ने चुना है। तो वो जो उदाहरण है वो अरेंज मैरिज जैसा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनी जाती है। किस प्रकार से चुनते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो चुना जा रहा है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग विधि यहाँ पे काम कर रही है बच्चों, और उस तरीके को समझना बहुत बेहतर बात है। देखिए ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को बैलेट देते हैं, लोगों को बैलेट देते हैं। बैलेट का मतलब क्या होता है कि एक पेपर देंगे लोगों को, ठीक है, इतना छोटे छोटे से पेपर होते हैं, और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 4 कैंडिडेट उतरे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कैंडिडेट उतरते हैं और लोगों को कहा गया कि आप वरीयता दीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने थर्ड को 1 नंबर डाल दिया, इसको 2 नंबर डाल दिया, इसको 3 नंबर डाल दिया, और इसको मैंने 4 नंबर डाल दिया। इस प्रकार से लोगों ने करके वरीयता दे दी। ये बैलेट पेपर जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर पहले राउंड में अगर कोई व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, उनका जितना भी कोटा डिसाइडेड है उस कोटे के अनुसार अगर वोट मिल जाते हैं, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, कोई डाउट वाली बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड को टोटल भैया मान लो 100 लोगों ने वोट करा, और इसको 51 लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो तीसरे नंबर पर व्यक्ति है वही बनना चाहिए, और वही राष्ट्रपति बनेगा, तो वो जीत गया, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। पर अगर इन केस मान लीजिए कि उस व्यक्ति को इतने वोट नहीं मिले, या वो उस कोटा को क्रॉस नहीं कर पाया,
जितने वोट उसको चाहिए थे, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप कहोगे सर हमने जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव उसमें देखा था कि फिर वापस काउंटिंग होगी, फिर भी नहीं हुआ तो फिर वापस काउंटिंग होगी। तो इन्होंने आगे की काउंटिंग को निष्क्रिय बनाने के लिए या डीएक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या सिस्टम अपनाया? इन्होंने ये कहा कि भाई अगर 4 लोग खड़े हो रहे हैं, 4 लोग अगर खड़े हो रहे हैं और जैसे मान लीजिए थर्ड को सबसे ज्यादा मिले, अब हम जो प्रणाली अपनाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो हम प्रणाली अपनाते हैं उसका एक स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के पास है, और इस चैप्टर में भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और भी विस्तार से चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की। पूरी मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगा क्योंकि हम 11th में हैं, तो 11th के हिसाब से भी आपको बताना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि भाई अगर इसको ये 4 लोग खड़े हुए, अब इनमें से मान लीजिए फर्स्ट को सबसे कम वोट मिले, फर्स्ट ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे कम लोगों ने पहले नंबर पे रखा, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट को बाहर कर देते हैं और उनके वोटों को इनके बीच में बांट देते हैं। पर श्रीलंका वाले क्या कर रहे हैं? श्रीलंका वालों ने यह करा कि इनमें से जो 2 टॉप पर है, जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा लोगों ने थर्ड को वहां पर बोला कि भाई पहले बने तो थर्ड बने, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति था, ये जो सेकंड था, आप नाम दे लीजिए चाहे ए बी सी डी, तो यहाँ पे सी और जो बी है, सबसे ज्यादा लोगों ने बोला कि सी राष्ट्रपति बनना चाहिए, और फिर उसके बाद बी को बोला कि भाई बी सबसे पहले राष्ट्रपति बनना चाहिए। यहां पे क्या करा गया, जिन 2 लोगों को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है उनको फिर से उनकी काउंटिंग कराएंगे, और इनके जो वोट है ए और डी के वो इनमें बांट दिए जाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे थे, हम जिनको सबसे कम मिले हैं उसको बाहर कर रहे थे, और ये सेकेंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ जो 2 टॉप हाईएस्ट लोग हैं उनको वहां पर लेकर के जाना है, आगे लेकर के जाना है, इसलिए इसको सेकंड राउंड भी कहा जाता है, सेकंड राउंड बैलेट भी कहा जाता है, इसको इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जाता है? इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग। यह आपकी ना किताब में बता रखा है, किताब में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, पर मैं एक अपना कर्तव्य मानता हूं कि अगर हम लोग किसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अगर कहीं की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसका एक बेसिक ओवरव्यू हम उसको जाने और उसको समझने की कोशिश हम लोग करें। तो इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग के माध्यम से ये वहां पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव जहां पर एकल संक्रमणीय मतदान या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपनाया जा रहा है और श्रीलंका में इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग अपनाया जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप ये बात कहिएगा कि जब भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो पहली बात तो वहां पर बिचौलिए हैं बीच में, मतलब अप्रत्यक्ष से हो रहा है, और श्रीलंका में प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट जनता मतदान कर रही है। दूसरा अंतर आपसे पूछा जाए तो कहना कि भारत में एकल संक्रमणीय मत जो पद्धति है, सिस्टम है, वो अपनाया जा रहा है और वहां पे इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग अपनाया जा रहा है। इनमें अंतर यह होता है सर कि जब भारत में होता है तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको सेकंड राउंड से हटा दिया जाता है और उसके वोट बाकियों में बांट दिए जाते हैं। फिर भी नहीं होता तो वो थर्ड राउंड में जाता है और फिर वो फोर्थ राउंड में, जब तक फाइनल को 51% नहीं मिल जाता तब तक वो 50% प्लस 1 नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं जीत, विक्ट्री नहीं होती। श्रीलंका वालों ने क्या करा कि भाई जितनों को वोटिंग मिल गई, अगर सबसे पहले ही राउंड में एक को 50% प्लस 1 मिल गया तो वो व्यक्ति जीत जाएगा, और अगर नहीं जीतता है तो सेकंड राउंड में जो टॉप हाईएस्ट लोग हैं उनको हम सेकंड राउंड में ले जाते हैं। इसमें आगे थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड के चांसेस नहीं है, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड के चांसेस नहीं है, क्योंकि इन 2 व्यक्तियों में से किसी ना किसी को तो 50% से ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब आप अपना जो दिमाग है ना, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी दिमाग है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है कि सर अगर दोनों को 50% मिल गए तो सर क्या होगा, तो प्लीज ऐसे दिमाग मत लगाइएगा, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है बच्चों की सबको मिल जाए। देखिए एक तो थोड़ा सा जनरल फिनोमिना ये भी है कि अगर 100 वोटर्स हैं, वहां पर 100 मतदान करने वाले लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 सारे ही दे। मान लीजिए कि 99 लोगों ने कराया, 99 ने कराया, तो अब ये वैसे राउंड ऑफ में तो है नहीं कि वह 100 था तो 50-50 आ जाए। अब 99 में से ये मान लो अगर इसका आप आधा आधा भी करोगे तो 48.5 और 48.5 आएगा, ठीक है, ओके। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा नहीं कि नहीं मैं तो चाहता हूं सीबी बन जाए बीबी बन जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो आधे आधे वाला व्यक्ति है उसने किसी को तो एक को पूरा वोट दिया ही होगा ना बच्चों, किसी ना किसी एक को तो पूरा वोट दिया ही होगा। तो दोनों को बराबर वोटिंग मिल जाना ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है, बाकी सब केसेस में ये चीज नहीं होती। तो ये श्रीलंका की पद्धति है, श्रीलंका का सिस्टम है इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों, यह बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए वहां पर भी क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह होता है कि वहां पर 2 से अधिक दल वहां पर होंगे, 2 से ज्यादा पार्टियां होंगी और सबकी
कोशिश होती है कि वो सरकार बना सके, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल का हो, और ये भी पॉसिबिलिटी अलग अलग पार्टीज के भी हो। जैसे कि आप आज भारत में देखिए कि भारत में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो पीएम बीजेपी के हैं, और प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, वो कांग्रेस के थे। परंतु फिर 2017 में राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, जो कि बीजेपी के हैं, और जब 2019 में शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने, तो प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के। और प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी के हैं? वो भी बीजेपी के। वैसे देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये संवैधानिक पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये संवैधानिक पद है। ये किसी पार्टी के दायरे के अंदर नहीं आते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, ये संवैधानिक पद है। परंतु फिर भी ऑफ कोर्स हमें पता तो है कि भाई पार्टी से जीत करके आए तो पार्टी के तो हैं, ठीक है, परंतु ये हैं सबके, ठीक है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक पार्टी के थे। अब फिर आप देखेंगे 2024, ठीक है, 2024 में अब प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी, जो कि बीजेपी की। अब 2024 में देखेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कौन जीत करके आएगा। तो यहां पर भी उसी प्रकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दल के भी हो सकते हैं और अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है, तो संविधान ने व्यापक मतलब काफी पावरफुल जो ताकत है वो किसको दी है? राष्ट्रपति को दी है। ये वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। देखिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी है, ठीक है, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करी। संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनता है। अब वहां की संसद में टोटल 225 सीटें हैं। कितनी सीटें बच्चों? 225 सीटें। अब जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका जो नेता होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। जैसा हम मान करके चलते हैं कि वहां पर दो पार्टियां एक्स और वाई, ये दो पार्टियां मुख्य हैं। अब 225 में से कितने की चाहिए आपको बहुमत? 113.5 चाहिए, मैं मान लेता हूं 114। अब मान लीजिए एक्स पार्टी को 114 सीटें मिल गई, तो जो इसका नेता होगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। यह व्यवस्था भारत में भी है इसी प्रकार की। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। देखिए, अब मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, वो जरूरी है कि वो संसद के सदस्य हो। अगर वो संसद के पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होंगे तो उनको हटा भी दिया जाएगा, और पहले आप वहां के पार्ट हो, मेंबर हो, तभी आप बन सकते हो। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है, और राष्ट्रपति का पूरी पूरी पावर है कि वो प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है जहां पे राष्ट्रपति पावरफुल है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में और संसदीय शासन व्यवस्थाओं में ये सबसे बड़ा अंतर है। संसदीय शासन व्यवस्थाओं में राष्ट्र का या राज्य जिसे हम कहते हैं, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों अलग अलग होते हैं। संसदीय व्यवस्थाओं में राज्य का या देश का जो मुखिया या तो राष्ट्रपति होगा या राजा या रानी होंगे। परंतु जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में आते हैं तो देश का मुखिया, राज्य का मुखिया या राष्ट्र का मुखिया जो है वो भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति सरकार का प्रधान भी होता है। तो देखिए, राज्य का निर्वाचित प्रधान जो देश ने है, निर्वाचित है, चुना है, तो चुना हुआ प्रधान है। सशस्त्र सेनाओं का मतलब जितनी भी आपकी डिफेंस है उन सभी डिफेंस का हेड है वो, ठीक है। जैसे ये डिफेंस का कमांडर हेड है, ये हमारे भारत में भी राष्ट्रपति साहब होते हैं। प्रधान सेनापति होता है, उसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ओके, और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कभी राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो देखिए भारत में जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहा जाता है महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट, ठीक है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और भारत में राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, बोले क्या? संविधान का उल्लंघन। बोला, अब संविधान के उल्लंघन में क्या क्या आता है ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, पर संविधान का उल्लंघन मतलब उल्लंघन। आपने संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करा, आपको हटा देंगे, ठीक है। और यहां पर भी श्रीलंका में वही चीज है कि हटाने की जो प्रोसीजर वो क्या है कि संसद के जो कुल सदस्य हैं, संसद के जो कुल सदस्य टोटल मेंबर्स होंगे उसका 2/3, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल मेंबर्स उसके 75% लोग ये कहें बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, ये कहे कि राष्ट्रपति ने संविधान के खिलाफ जाकर के काम करा है, इसलिए राष्ट्रपति साहब को हटा देना चाहिए, तभी वो हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता।
यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। अब इसमें क्या है, अगर आपको हटाना है तो आपको 75% लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं साहब, राष्ट्रपति तो संविधान के खिलाफ जाकर के काम करा, उनको हटा देना चाहिए, तो उसको 100% हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां हटना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। और अगर वो प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे लोगों का मतलब 50% लोग भी हाँ कर दे और संसद का जो अध्यक्ष होता है वो भी माने कि हाँ यार दम तो है, राष्ट्रपति के लिए ये जो बातें बोलेगी सही है, सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब वहां के सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को भेज सकता है कि वे राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। परंतु 75% लोगों ने भी हाँ नहीं भरी है पर 50% ने हाँ भर दी, तो आप ये कह सकते हो कि अगर 75% राष्ट्रपति के खिलाफ चले गए संसद में तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, और अगर 50% लोग राष्ट्रपति के खिलाफ जाते हैं तो वो केस कहां चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। यह है वहां का सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये क्या है, श्रीलंका की जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो है। ठीक है, और देखिए आप किसी भी देश के शासन व्यवस्था को जितना जानेंगे उतना ही कम है। ओके, आपको हर एक चीज, जैसे आज मैं आपको बात करूं, अगर आप भारत की शासन व्यवस्था की बात करते हैं, ये हम एक्चुअल में क्या है कि हम परत जो होती है ना बेटा, परत को पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल इंटीरियर में नहीं जा रहे। इंटीरियर में जाने का अर्थ क्या होता है कि हम एक एक चीज पे, मतलब आप जैसे आज संसदीय व्यवस्था भारत ने अपनाई, लोकसभा राज्यसभा ये अपनाए, आज लोकसभा राज्यसभा के खुद के अपने पार्लियामेंट्री लॉज हैं, वो खुद के उनके कानून हैं, वो भी मानना उनको पड़ता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के केसेस हुए हैं, वो केसेस पढ़ने होते हैं। मतलब ये है कि आप किसी भी व्यवस्था में कितना भी आप अंदर जाइए वो उतना ही कम है। ठीक है, पर हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो परत है ना, वो परत हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, उस परत को हमें पढ़ना है, उस परत को भी हमें समझना है। तो श्रीलंका के बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं और कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप कोई किताब से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना सोर्स शायद मुझे लगता नहीं है कि श्रीलंका के बारे में है, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है, जैसे कि आप अमेरिका के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे, फ्रांस के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे, आपको काफी सोर्सेज मिल जाएंगे, परंतु आपको श्रीलंका के बारे में इतने सोर्सेज नहीं मिलते जितने कि अमेरिका, फ्रांस या बाकी देशों के बारे में मिल जाते हैं। फिर भी इनकेस कभी अब अगर अपन को समय मिलता है, ठीक है, अपन लोगों को बिल्कुल जब फ्री रहेंगे, फ्री है नहीं वैसे अपन जीवन में, तो अपन श्रीलंका की ये जो पूरी केस स्टडीज पे और भी चर्चा विस्तार से विस्तृत में करेंगे, पूरी एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अब भी शायद आप लोगों को पता है श्रीलंका की जो स्थितियां हैं वो बहुत 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 ज्यादा बुरी चल रही है। वित्तीय जो आपातकाल है वो लगा हुआ है वहां पर, और आप लोगों ने बीच में देखा भी था कि श्रीलंका के आम जनता के लोग राष्ट्रपति के भवन में घुस गए, राष्ट्रपति के घर में बैठे हैं। तो श्रीलंका की जो थोड़ी सी स्थितियां हैं वो खराब रही। और देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा कि तमिल और सिन्हालाओं का विवाद चला। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और आज फिर सब देखो उनकी आर्थिक स्थिति। तो कहीं ना कहीं एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे समाज में टकराव हुए और उन टकराव में सामंजस्य बिठाने की अगर कोशिश नहीं करेगी तो फिर स्थितियां दिन पर दिन बुरी ही होती है। ठीक है, स्थितियों में अगर आपको तालमेल बनाना है, स्थितियां बेहतर बनानी, तो सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, परंतु एक पड़ोसी देश होने के नाते हम चाहते हैं कि श्रीलंका जिन भी समस्याओं में है उन समस्याओं से वो ऊपर उठे, वो समस्याओं से बाहर निकले और जल्द ही एक बेहतर राष्ट्र बने। मतलब बेहतर तो वो है ही, ठीक है, तो उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी बेहतर हो। ओके, तो ये हमारी श्रीलंका की स्टडी थी। अब हम जानते हैं हमारे देश के बारे में। हम बात करेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका या हम इसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के विपरीत व्यवस्था है। अमेरिका ने अपना सबसे पहला संविधान बनाया, ठीक है, और अमेरिका ने जब अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाएं रखी और जैसा दबदबा आप आज पूरी दुनिया पर अमेरिका का देखते हैं ना, उस समय दबदबा हुआ करता था ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। और ब्रिटेन में चल रही थी संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और संसदीय व्यवस्थाओं और एक तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं भारत के सामने थी जब भारत अपना संविधान बना रहा था। अब सवाल यह आता है कि हम संसदीय व्यवस्था की तरफ क्यों गए, और संसदीय व्यवस्था से पहले सवाल यह आता है कि संसदीय व्यवस्था होती है तो होती क्या है, क्या मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए संसदीय व्यवस्था में एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में कौन है, सरकार है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति या आप कह सकते हैं जो राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के जो प्रधान हैं वो हैं। जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों एवं
जो उनकी नीतियां हैं, कार्यों एवं नीतियों के लिए विधायिका में उत्तरदायी है। उनको विधायिका में क्या देना होगा? जवाब देना होगा। विधायिका में उत्तरदायी है, विधायिका में उनको जवाब देना होगा कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार प्रधानमंत्री जवाब देते हैं लोकसभा राज्यसभा में कि हमारी सरकार ने काम करा है वो इसलिए करा है, ठीक है। मंत्री जवाब देते हैं कि हमारी सरकार ने काम करा है वो इसलिए करा है। तो कार्यपालिका कार्यों एवं नीतियों में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उसने कराया तो क्यों करा, क्यों नहीं करा, उसके प्रति जवाब देने। तो संसदीय व्यवस्था की सबसे बेहतरीन बात है कि जिन लोगों को जनता ने चुना, मतलब सरकार तो जनता नहीं बनाई ना भाई, इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जीतवा करके सरकार बनाई, मतलब जिन लोगों को जनता ने चुना है वो लोग जनता के प्रतिनिधित्व के प्रति जवाब दें, ठीक है भाई। आज मान लीजिए मैंने एक्स पार्टी के व्यक्ति को चुना हमारे एरिया से, परंतु वो व्यक्ति उस पार्टी से आता है जिनकी सरकार नहीं बनी। अब जिनकी सरकार बनी है वो उसको भी जवाब देंगे कि हाँ भाई तुम्हारे एरिया में ये परेशानी थी, हम उस पर ये काम कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। तो सबसे जो बेहतरीन संसदीय व्यवस्था की बात है वो यही है कि उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका अपने कामों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा राज्यसभा को जवाब देगी कि हमने ये काम कराया है तो इसलिए करा है। सबसे बेहतरीन बात होती है। अब बात यह आती है कि कार्यपालिका को लेकर के, संसदीय कार्यपालिका को लेकर के भारत में ब्रिटेन का राज रहा 200 वर्षों तक रहा, ठीक है, 200 वर्षों तक राज रहा। अब आज एक बात बताइए, अगर आप मुझसे पिछले साल से पढ़ रहे हैं, अगर आप मुझसे 10th से पढ़ रहे हैं, आप आज पूरी 11th आप मुझसे पढ़ते हैं, 12th मुझसे पढ़ते हैं, तो 3 सालों में, इन 3 सालों में थोड़ा बहुत तो प्रभाव मेरा रहा ही होगा। अगर भाई मैं कोई बात बोलता हूं, हो सकता है मेरी कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपने फॉलो करने की भी कोशिश करी हो कि हाँ यार मनीष सर ऐसा बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ओके, और मेरी कोई ऐसी बात आपको बहुत बुरी भी लगी, यार ये बात बेकार है, मनीष सर अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1% या 0.1% ही आप पर प्रभाव रहा होगा। मैं मना नहीं करता हूं, चाहे वो अच्छा प्रभाव रहा हो चाहे वो बुरा प्रभाव रहा हो, पर रहा होगा 3 साल के अंदर, ठीक है। अब जिन लोगों ने हम पर 200 साल तक राज करा, वो भी राज करा, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मैं आप पे बाध्य नहीं हूं कि आप मेरी बात मानो, पर उन्होंने तो हम पर राज करा है, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं का हम पर प्रभाव तो रहा होगा। तो उनकी जब 200 वर्षों तक उन्होंने हम पर राज करा ब्रिटिशर्स ने, तो जो उनकी व्यवस्थाएं चलती थी उन व्यवस्थाओं का हम पर प्रभाव हो रहा, और वो व्यवस्थाएं हमें 1919 का अधिनियम और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से हमें देखने को मिला। यहां पे संसदीय व्यवस्थाओं के लिए बिल्कुल हमें साफ देखने को रास्ता मिल गया, और कहीं ना कहीं लोग भी संसदीय व्यवस्था को लेकर के अपने आप को थोड़ा सा अनुकूल समझने लगे थे। मतलब कंफर्ट जोन में आप कह सकते हो कि लोग संसदीय व्यवस्थाओं को लेकर के थे, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को लेकर के नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1919 और 1935 की जब भारतीय शासन व्यवस्था है, उनसे हमें काफी आइडिया लग गया था संसदीय व्यवस्था के बारे में, और लोग भी कंफर्ट में आ गए थे। तो पहला कारण तो आप ये कह सकते हो कि इसलिए हमने क्या करा, संसदीय व्यवस्थाओं को अपनाया। दूसरी बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात में रही, जब संविधान सभा में चर्चाएं हो रही थी, मुद्दा ये भी उठा कि हम अध्यक्षात्मक की तरफ नहीं जा सकते क्या, तो जवाब देने के लिए फिर जो खड़े होते हैं वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खड़े होते हैं। ये बात कही गई, डॉक्टर अंबेडकर एक चीज कहते हैं कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे जो बड़ी खासियत बात रही ना, वो ये कि वो व्यक्ति तर्क के साथ बात करता है, वो हवा में बात नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल दिए चलने दे, ऐसा नहीं, पूरे रीजन के साथ उन्होंने व्यक्ति ने बात करी है। और एजुकेशन का, शिक्षा का यही सही मायनों में मतलब होता है कि आप में सोचने की, समझने की और बात करने की जो कला है ना, वो विकसित होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार में स्थायित्व भी रहे और सरकार उत्तरदायी भी रहे। स्थायित्व का मतलब है सरकारें गिरे नहीं बार बार में, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उत्तरदायित्व का मतलब लोगों के प्रति जवाबदेही हो। और ऐसी शासन व्यवस्था अभी तक पूरी दुनिया में बनी नहीं जिसमें दोनों चीजें हो, भाई स्थायित्व भी होना चाहिए और उत्तरदायी भी होना चाहिए, ऐसी तो व्यवस्था बनी नहीं है। अगर हम अध्यक्षात्मक की तरफ जाते हैं तो वो स्थायित्व है, वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्थायित्व है, भाई प्रेसिडेंट ने चुन गया, उसको जनता ने चुन गया, उसका विधायिका से कोई रोल नहीं, उसकी पार्टी को कितनी सीटें मिली कितनी नहीं मिली कोई मतलब नहीं है,
वहां सरकार को राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान मामला नहीं है, आप सरकार गिरा ही नहीं सकते हो। जो बन गया राष्ट्रपति वो 4 साल तक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां स्थायित्व है। पर हमारे देश में मान लीजिए आज 40 सांसद अलग हो गए, बोले मैं तो न्यू बीजेपी के साथ, लो सरकार गिर गई, डम। आप देखते ही हैं, आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे, आप अलग अलग जगह देखते हैं कि भाई सरकारें गिरती हैं, बदलती हैं, हटती हैं, तो सरकारों में स्थायित्व नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्थायित्व देखने को मिलता है, परंतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वो उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति विधायिका को जवाब ही नहीं देता है। तो फिर जिन लोगों ने, जनता ने जिनको चुना, वो क्या करेंगे वहां जाकर के, मजे और भाई राष्ट्रपति जी धन्यवाद आप आ गए, तो वो उत्तरदायी नहीं। और संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी है पर स्थायित्व नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थायित्व है पर उत्तरदायी नहीं है, और शासन, संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायी है पर स्थायित्व नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर हमें चुनना होगा तो हम उत्तरदायी को पहले चुनेंगे। स्थायित्व का क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम उत्तरदायित्व को पहले चुनेंगे कि वो उत्तरदायी रहे, जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश लोगों का है, ये देश लोगों का है, और अगर जो सरकारें लोग बना रहे हैं, अगर वो लोगों के प्रति ही जवाबदेह नहीं होगी तो फिर ऐसी सरकारें किस काम की है। ठीक है, तो उत्तरदायी होना जरूरी है। तो इसलिए भी क्या है कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि वो उत्तरदायी है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि वो उत्तरदायी नहीं, उसमें स्थायित्व हमें देखने को मिलता है। तो संसदीय व्यवस्था इस प्रकार से है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, ये जो जितने भी मैं कोट्स आपको बताता हूं या जो बातें मैं आपको लिखवाता हूं, देखिए ये आपको अब भी काम नहीं आएंगी, ये आपको अब भी लिखने की जरूरत नहीं है 11th की कॉपियों में कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने ये बोला, के मुंशी जी ने ये बोला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की ये विचारधारा रही, बाबा साहब अंबेडकर जी की ये विचारधारा रही, आपको ये अब भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये चीजें कब काम आएंगी? ये काम आपको आएंगी जब आप किसी से डिबेट कर रहे हैं। कल को मान लो किसी से बात ही चढ़ गई भारत में संसदीय व्यवस्था के ऊपर, आप बयान दे सकते हो, बता सकते हो, और ऐसे व्यक्ति की बात बता रहे हो जिसकी बात संविधान सभा ने भी सुनी है। ठीक है, यह संविधान सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, मतलब उन्होंने बहुत डिबेट के बाद वो बात निष्कर्ष निकल के आई, तो आप उनके बात जब रखते हो तो आपकी बात में पॉइंट में वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इन फ्यूचर जब आप यूपीएससी के मेंस लिखोगे तब आपको काम आएगा कि हाँ, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अपनाया, और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में भी डिबेट चल रही थी, तो ये बात मुख्यतः जो हमारे बड़े नेता हैं, महापुरुष, उन्होंने ये बात रखी थी, और इसलिए मैं भी इन बातों से सहमत हूँ। फिर बात करते हैं संसदीय व्यवस्थाओं में कि देश का प्रमुख जो होगा वो अलग होगा, और सरकार का प्रमुख जो होगा वो अलग होगा। सरकार का जो प्रमुख है वो होगा प्रधानमंत्री। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि ब्रिटेन से हम लोगों ने व्यवस्था ली है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो ली है वो ब्रिटेन से ली है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई ये शासन व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली है। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि आज जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अब जो बनने वाले हैं, ऋषि सुनक जी, वो भारत मूलवंशी है। तो विंस्टन चर्चिल जो वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो ये कहते थे कि भारत वाले आजादी की बहुत जल्दी मांग कर रहे हैं, इनको सभ्य होने में 200 साल लग जाएंगे। आज उसी विंस्टन चर्चिल की धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री है, और आज वहां की संसद को जो कंट्रोल करेगा वो भारतीय करेगा। ये गर्व की बात 130 करोड़ जो भारतीय उन सभी के लिए है कि आज एक भारतीय वहां पर क्या है, ब्रिटेन की संसद का मुखिया बनकर के बैठा है। देखिए, बस यही विशेषता है कि आज हम सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि भारतीय। अब किसी ने नहीं पूछा ऋषि सुनक की जात क्या है, किसी ने नहीं पूछा ऋषि सुनक का धर्म क्या है, किसी ने नहीं पूछा ऋषि सुनक कहां रहते थे भारत में। बस हम इसलिए खुश हैं कि उनका कहीं ना कहीं लिंक भारत से जुड़ा हुआ है, वो मूलवंशी भारत से जुड़े हुए हैं वो। तो यार ये चीज जब हम बाहर जो व्यक्ति रह रहा है उसको भारतीय की पहचान से देख रहे हैं, तो यार आप जो इंडिया में सब रह रहे हैं उनको भी इंडियन की पहचान से देखिए ना। क्यों आप एक चाय की थड़ी में जाते और पूछते कौन जात है तुम्हारा, कौन जात है तुम्हारा, क्यों? तो और जब कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की बनती है तो उनका भी इंडिया से लिंक है। तो आज देखो जो जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन सब पे कहीं ना कहीं भारत के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हैं, और ये सच में भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। एक एक भारत को गर्व महसूस होना चाहिए कि हाँ, हमारे भारत के जो मूलवंशी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े पदों पर बैठे हैं। और ब्रिटेन में तो बिल्कुल गजब की बात हो गई कि आज पूरे जो सरकार का मुखिया है वो कौन होगा, जो हमारे भारतीय हैं ऋषि सुनक जी वो होंगे। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो सरकार का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और देश का जो मुखिया है वो या तो राजा या रानी होगा।
अब आप मुझे एक बात आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाल फिलहाल ब्रिटेन के राजा कौन है? रानी जी तो चली गई, तो अब राजा कौन है, उनका नाम आप मुझे बताइएगा। ओके, और दूसरी तरफ क्या होता है, ये गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्या होगा? गणराज्य जहां का जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, जो देश का मुखिया है, वो निर्वाचित हो, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। वो क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति। तो जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति, तो यहां पर देश का मुखिया और सरकार का मुखिया अलग अलग होता है। अब क्या है कि जो देश का मुखिया है, यहां पर वो नाम मात्र का प्रधान होता है। क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान है। और जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो सच में जो पावर है, वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। और अध्यक्षात्मक शासन में सरकार का और देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है, उसके पास सारी की सारी वास्तविक शक्तियां उसी के पास ही है। नाम मात्र का मतलब सिर्फ नाम मात्र है, बाकी उसके कोई इतनी पावर उनके हाथ में नहीं। अब आपको कभी कभार यह भी लगता होगा कि भारत ने अगर ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली है तो पूरी की पूरी कॉपी करी होगी। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। भारत की और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में काफी अंतर आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहला अंतर आप देखिए, पहला अंतर आपको यह देखना है कि हमारे यहां पर जो सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित है, मतलब हम लोग गणतंत्र है, वो गणतंत्र नहीं है। वहां पे राजा रानी का राज चलता है, ठीक है, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, तो हम लोग गणतंत्र है। पहला बदलाव तो ये। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर किसी भी में से भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी आप प्रधानमंत्री बना सकते हो, पर वहां पर ऐसा नहीं, दोनों हाउस में से नहीं बनेगा, जो लोअर हाउस होगा उसी में से बनेगा। तीसरा हमारे ये होगा कि अगर आप दोनों सदन के सदस्य नहीं हो तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो या आप मंत्री बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, ठीक है। चौथी बात, यहां पे संसद सर्वोपरि है। कहां पर? संसद सबसे पावरफुल है ब्रिटेन में, पर इंडिया में संसद सबसे पावरफुल नहीं है। संसद में हमने एक विधायिका में, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अधिकारों का बंटवारा कर रखा है, तो वो सही चल रहा है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था इस प्रकार से। दूसरी बात, ब्रिटेन में एक शेडो कैबिनेट है बच्चों। शेडो कैबिनेट मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है छाया मंत्रिमंडल, ठीक है। शेडो मतलब छाया होती है ना। और ये शेडो कैबिनेट किस में से बनता है? जो विपक्ष की पार्टियां होती है उसमें से बनता है, विपक्ष की पार्टियों में से बनता है। विपक्ष की पार्टियां एक अपना ग्रुप बनाती है जो सच में मंत्रिमंडल है, मतलब प्रधानमंत्री और उसका जो मिनिस्टर्स है उन पे थोड़ा दबाव बना सके, सरकार पे थोड़ा सा दबाव बना सके। तो हमारी व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। मैंने आपको हर बार यही कहा, मौलिक अधिकारों की बात हुई हो चाहे कोई भी हो, हाँ, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अलग अलग जो सोर्सेज है वहां से हमारे संविधान को बनाया, परंतु उन लोगों ने हर चीज का इंडियनाइजेशन करा है, भारतीयकरण करा है कि वो चीज भारत में किस प्रकार से लागू हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ओवरव्यू मुझे आपको देना था वो मैंने आपको दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। तो यही बात मैंने आपको कही कि 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे उनके अंतर्गत जो संसदीय व्यवस्था थी उनके संचालन मतलब कैसे चलाते हैं, किस प्रकार से, काफी जानकारी उनको हो चुकी थी, काफी अनुभव हो चुका था। ये भारत का पार्लियामेंट हाउस। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, तो अब ये जो अनुभव हमें मिला 1919 और 1935 तक, जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो कार्यपालिका का मतलब क्या है? सरकार, ठीक है। क्योंकि भाई हम कार्यपालिका में राष्ट्रपति को भी लेते हैं, पर राष्ट्रपति तो यहाँ पर नाम मात्र है हमारे भारत में। उनको हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 बात करता है मंत्रिमंडल की। किसकी बात करता है? मंत्रिमंडल की, केंद्र सरकार में। और आर्टिकल 163 और 164 बात करता है राज्य जो सरकारें बनेगी उनके मंत्रिमंडल की। तो आर्टिकल 74 भारत के संविधान का यह कहता है कि राष्ट्रपति को सभी जो काम है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने होंगे, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे जो बाध्य वाली बात है कि वो बाउंडेशन में है राष्ट्रपति, वो वापस भेज सकता है। हम इनकी राष्ट्रपतिक शक्तियां पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति को आपको ओरली भी आप ये चीज कह सकते थे कि हाँ ये कर दो, पर अब आपको राष्ट्रपति में आप 1978 का जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो ये बात लिख दी गई कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेने के लिए उसको रिटर्न में आपको देना होगा। तो आप रिटर्न में देंगे तभी राष्ट्रपति उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिटर्न को मानना जरूरी है। राष्ट्रपति का रिटर्न कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो आर्टिकल 74 मतलब उससे पहले सारी राष्ट्रपति की बात कर ली हमारे संविधान निर्माता ने, पूरी राष्ट्रपति ये पावर है, राष्ट्रपति का ये पावर है, 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 ठीक है। और फिर आर्टिकल 74 में आकर के बोल दिया सारे काम जो करोगे वो
आप उनके परामर्श पे करोगे, उनकी सलाह के अनुसार करोगे। तो सच में जो ओरिजिनल पावर्स है वो प्रधानमंत्री के पास है। तो कार्यपालिका में जब भी हम बात करते हैं वो सरकार की बात करते हैं। राष्ट्रपति इतने ही पावर्स नहीं है राष्ट्रपति के पास जितनी कि हम समझते हैं या होती है, उतनी पावर नहीं, सच में पावर्स है वो प्रधानमंत्री। और ये चीज आप कभी भी देख लीजिएगा, जब आंदोलन होते हैं, विरोध होते हैं, जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाया गया, आप मुझे आज तक एक बात बताइए, आपने किसी के भी मुझ से सुना कि जो आपातकाल जब लगा फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने गलत निर्णय लिया? कभी नहीं बोला गया, कभी भी नहीं बोला गया। इंदिरा गांधी जी की बुराई होगी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी की बुराई नहीं होगी, क्योंकि दुनिया जानती, भारत जानता है कि राष्ट्रपति का इतनी शक्तियां नहीं। 1955-56 में जब भारत में के संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए बुराई बिल्कुल भी नहीं होगी। बुराई किसकी होती है? जवाहरलाल नेहरू जी की होती। ठीक है, आप आज देख लीजिए, कभी भी कोई बोलेगा खिलाफ, मोदी जी ने ये गलत काम कर दिया, सरकार ऐसा गलत कर रही है, सरकार मुर्दाबाद, सरकार ऐसी, सरकार वैसी, कभी राष्ट्रपति के लिए बोलेंगे? कतई नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र शक्तियां होती हैं। तो कार्यपालिका जो सरकार है वो जनप्रतिनिधियों के और प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित होती है। तो हमने जो जनप्रतिनिधि चुने, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो कार्यपालिका को नियंत्रण करके रखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। तो भारत के जो संविधान निर्माता वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो क्या हो? जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब क्या है? कि सेंसिटिव हो, जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों को सुने, ध्यान दे, उनके अनुसार काम करे। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रही जनता, चलने दो, कोई मतलब वाली बात नहीं। तो अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो और जवाब देने वाली हो, ऐसा नहीं हो। रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि हाँ आपने ये काम करा तो क्यों करा है। यही बात मैंने अभी आपको डॉक्टर अम्बेडकर के कोटेशन से समझाया कि बाबा साहब ने क्या बात बोली कि हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए, हमें स्थायित्व की चिंता नहीं, उत्तरदायी चाहिए। अगर जो सरकारें उत्तरदायी होंगी वो स्थायित्व भी अपना आप बना लेंगी, पर उत्तरदायी होना जरूरी है। और जो उन्होंने स्थायित्व जमा लिया, जरूरी नहीं वो उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। फिक्स तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। देखिए, अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है। सारे के सारे जो मुख्य कार्यकारी के रूप में, वह जो मेन एग्जीक्यूटिव है कि सारे के सारे जो काम करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और सारी की सारी शक्तियों का स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ ऑल पावर्स जो है वो राष्ट्रपति है। मतलब सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होगी। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। ठीक है, व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। कौन सी पूजा है इसकी बात करेंगे, ठीक है, और कौन सी पूजा के लिए खतरा बना हुआ है राष्ट्रपति जानेंगे, ठीक है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। पहले व्यक्ति पूजा को समझ लीजिए, पूजा को समझ लीजिए, और फिर अपन वापस उस लाइन पर आएंगे और उसको समझेंगे। देखिए, व्यक्ति पूजा क्या है? पूजा नायक या व्यक्ति पूजा क्या है? आप लोगों ने हीरो वर्शिप देखा होगा, ठीक है। पूजा नायक बोला जाता है इसको, पूजा नायक, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बच्चों हीरो वर्शिप। क्या कहते हैं? हीरो वर्शिप। वर्शिप का मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है, वर्शिप का मतलब तो आप समझते हैं पूजा करना, ठीक है ना। और नायक का मतलब आप समझते हैं हीरो, ठीक है। मैं नायक नहीं खलनायक हूं, ठीक है ना, ऐसा। तो नायक हीरो हो गया और खलनायक विलेन हो गया, इस प्रकार से। अब ये जो पूजा नायक है ना, पूजा नायक क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। पहले एक बात, फिर मैं वापस आऊंगा डॉक्टर अंबेडकर की तरफ, बाबा साहब की तरफ। मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ना है, अगर आपको स्वतंत्रता आंदोलन की हर एक एक बारीकी को समझना है, तो आपको महात्मा गांधी को जानना होगा। महात्मा गांधी को बिल्कुल डीपली जानना होगा। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आजादी में महात्मा गांधी जी का योगदान है, परंतु महत्वपूर्ण मुख्य योगदान है। वो लीडर है, वो एक लीडर है। तो आपको उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म सबको दिया कि आइए जुड़िए और हम लोग आजादी की मांग करते हैं। आपको गांधी जी की जानना। अगर आपको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, अगर आपको राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना है, अगर आपको संविधान में बनी हर एक एक चीज को समझना है, तो आपको बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ना होगा। और एक बार शायद 2015 या 16 की बात है, बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती आने वाली थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन का कार्यक्रम लोकसभा और राज्यसभा में रखा और सभी सांसद गणों ने अपने विचार व्यक्त करे बाबा साहब अंबेडकर पे। तो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बेहतरीन बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता हैं, आज भी मौजूदा दौर में अगर किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को बचना हो
तो वो डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन का इस्तेमाल करता है। किसी को किसी के विपक्ष में बोलना हो तो डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन का इस्तेमाल करता है, और किसी को न्यूट्रल रहना हो, कुछ भी नहीं, ना पक्ष में ना विपक्ष में, तो भी डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन का प्रयोग करते हैं। और वो दूसरी बात मोदी जी ये कहते हैं कि अगर भारत का संविधान जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर सामाजिक भाव अगर जोड़े गए हैं, वो जीवंत डॉक्यूमेंट बन पाया है, लिविंग डॉक्यूमेंट बन पाया, तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत बन पाया। तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना होगा, डॉक्टर अंबेडकर को समझना होगा। अगर आप राजनीति विज्ञान पे कमांड चाहते हैं, आपको एक किताब उठा लीजिए, उसमें जब आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो आपको हर जगह 2 पेज में एक बार तो नाम डॉक्टर अंबेडकर का आ ही जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंस और इतना लेवल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अंबेडकर कर रहा है। और मैं सिर्फ पॉलिटिकल की बात नहीं कहता हूं, ये सच में एक ऐसे व्यक्ति रहे। पॉलिटिकल में तो चलिए आप जानते हैं कि भाई संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो केंद्रीय बैंक है, वो डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज सोल्यूशन इन ओरिजिन से लिखा जाता है। ठीक है, 1935 में वो किताब आधार बनती है केंद्रीय बैंक का। हम लोगों को आज तक नहीं पता। हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बना करके उनको मुख्य राजनीति से, मुख्य धारा से दूर कर दिया गया कि वो एक जाति विशेष के लिए काम करने गए। आपको जानकर के हैरानी होगी, जब 1941-42 में वो वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर, लेबर एडवाइजर बने, तो 12-12, 14-14 घंटे तक जो काम कराया जाता था उसको 8 घंटे पे लेकर के आए। मजदूरों के लिए आवाज डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई। महिलाओं को जब वो गर्भवती रहती है, उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, तो आवाज डॉक्टर अंबेडकर ने उठाई है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति था कि जो सही है वो सही है, वो बोलना है, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं। उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ और उनकी सोशल लाइफ सबसे ज्यादा अगर मुझे मोटिवेट करती है तो उनकी सोशल लाइफ करती है। जीवन में एक व्यक्ति के, आप सोचिए कि आज हमें कोई एक व्यक्ति गाली बक देता है, आज अगर हमें कोई एक संसाधन नहीं मिलता, हमें कोई व्यक्ति गाली बक देता है, तो हम सोचते नहीं कैसे भी करके मैं उससे बदला लूंगा। पर वो व्यक्ति इतना उन्होंने अपमान सहा, इतना अपमान सहा, इतनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डबल डॉक्टरेट उन्होंने करी। इकोनॉमिक्स से पहले भारतीय हैं जिन्होंने बाहर जाकर के डॉक्टरेट करी। पूरी इंडिया में कोई नहीं था डॉक्टरेट करा। वो व्यक्ति, फिर भी यहाँ के लोग पानी नहीं पिलाएंगे आपको क्योंकि आप उस जाति को, इतना अपमान सा। पर जब बात आई संविधान के निर्माण की, तो वो व्यक्ति किसी के प्रति कटुता का भाव नहीं दिखा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ इन्होंने गलत करा तो मैं भी गलत कर दूंगा। नहीं, सबको समानता के साथ उन्होंने भाव रखा है, सबको बराबरी का अवसर दिया है, सबको सही रखा है। तो ये महानता है। और वो व्यक्ति बाहर जाकर के, क्लास के बाहर जाकर के बैठ करके पढ़ रहा है, किसी से स्कॉलरशिप लेकर के विदेश जाकर के पढ़ रहा है, कमा भी रहा है, खा भी रहा है और अपनी पढ़ाई भी चला रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक बहुत बढ़िया बात यह कही जाती है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर जीवन में चाहते ना, तो वो विदेशों में अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीकों से बिता सकते थे। बहुत अच्छे ऑफर्स उनके पास थे, बहुत अच्छे ऑफर्स थे, पर वो पूरी एजुकेशन लेकर के इंडिया आए। और इंडिया आकर के उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों उन वंचितों को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो कोई भी जिनको अधिकारों से वंचित करा गया, उन सबको अधिकार दिए। उनकी सोशल लाइफ सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे करती, सबसे ज्यादा मोटिवेट। वैसे सभी महापुरुषों की बहुत मोटिवेटिंग है, पर चाहे कोई गरीब रहा हो, आर्थिक स्थिति से उन्होंने संघर्ष करा हो, चाहे किसी स्थिति से, पर वो व्यक्ति ऐसा था कि समाज उसको देखना पसंद नहीं करता था। और आप आज देख लो, आज भारत में सबसे ज्यादा स्टैचू उनके हैं। आज ऐसी कोई सी पार्टियां नहीं है जो कि उनके नाम की जय जयकार नहीं करती हो। उस समय विरोध झेला, उस समय उन पे पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया, परंतु आज सब नमन करते हैं। शायद वो भी नमन कर रहे होंगे जो उनके विरोधी रहे। तो इनका सच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो लाइफ है वो गजब का है, सच में बहुत गजब का है। और मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात नहीं करता हूं, आप चाहे किसी भी व्यक्ति को जाति से, धर्म से, लिंग से, क्षेत्र से उठकर के ऊपर देखिए। ये भारत की सच में बहुत बड़ी दुखदायी बात है कि उन्होंने ऐसे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ जाति के कटघरे में बांध दिया। चर्चा होती है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, चर्चा होती सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते, चर्चा ये भी होनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता। तो बहुत कुछ हम सोच सकते, पर हमने सिर्फ जीवन में इतना सा सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक जाति विशेष के लिए काम करा है, जाति विशेष के लिए काम करा है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने उस हर व्यक्ति के लिए काम करा है जो वंचित रहा है। उन्होंने देश के लिए काम करा है कि देश सर्वोच्च है, देश सर्वोपरि है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करना, आज हमें छोटी सी इकोनॉमिक इक्वेशन नहीं समझ में आती, वो व्यक्ति इतनी किताब लिख गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है।
बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो अगर आपको कभी भी अगर राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है तो आपको महात्मा गांधी जी की विचारधारा को समझना होगा, और अगर आप राजनीति विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर अम्बेडकर को समझना होगा। ओके, हाँ, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। हीरो वर्शिप जो है, पूजा नायक जो है, राजनीति में लोकतंत्र के लिए खतरा है। वापस लिखिएगा कि राजनीति में पूजा नायक लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसने कहा है? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, इस एक्स व्यक्ति के प्रति लोग गजब की, पूजा नायक का मतलब उसको हीरो बना करके पूजा करना कि और नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज आपने देखी है, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी यही था, लोग पार्टी के नाम का वोट नहीं दबा रहे थे, नेहरू जी के नाम का। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यही हुआ, ठीक है, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा माँ दुर्गा, ठीक है ना, बहुत मतलब इंदिरा जी के प्रति लोग गजब की रेस्पेक्ट लेवल, मतलब बिल्कुल भगवान की तरह उनको मान रहे थे। और जैसा आप आज मोदी जी के लिए देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोग बीजेपी पे वोट नहीं दबा रहे, मोदी जी, किसको वोट दोगे? बोलो मोदी जी को देंगे। तो ये क्या है, लोग बिल्कुल एक जो आप कह सकते हैं कि नेता के प्रति जो गजब का डेडिकेशन है वो पूजा नायक हमें देखने को मिलती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये पूजा नायक लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये गलत बात है। तो बोले गलत बात क्यों है? तो इसके दो कारण बताए, दो तरीके से अपन देख सकते हैं ये गलत है। पहला तो क्या होता है, जैसा कि मैं नेहरू जी की बात करता हूं, जब 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई तो पूरी दुनिया में एक सवाल ये उठा कि क्या अब भारत लोकतंत्र को कंटिन्यू कर पाएगा, क्या भारत डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा पाएगा? क्योंकि उस समय लोकतंत्र की पहचान जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं। जो व्यक्ति 1947 से भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, लोगों के नजर में सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, तो क्या वो देश अब लोकतंत्र को आगे बढ़ा पाएगा? मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है, जब हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बहुत ज्यादा हम मान लेते हैं बस यही सब कुछ है, तब क्या होता है, तब अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब जगह सी खाली हो जाती है और जगह को भरने में टाइम सा लगता है। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने। ये भारत का सौभाग्य है कि देश ने जिन जिन के हाथ में सत्ता सौंपी वो सभी बेहतरीन लोग रहे, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब जगह खाली हो गई तो थोड़ा सा खराब बात है ना, कि जगह खाली हो गई कौन चलाएगा, डाउट पूरी दुनिया हम पे खड़ा करती है कि लोकतंत्र को आप आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे। तो पहला तो क्या है कि पूजा नायक इसलिए भी खतरा होती है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसमें तानाशाही देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? तानाशाही देखने को मिल सकती है। जब आप एक व्यक्ति को इतना जनता मानने लग जाए कि नहीं नहीं भैया सब कुछ सही है, ये जो कर दे वो सही है, लोग बिल्कुल बस आपके पीछे पागल हो चुके हैं, तो फिर वो लोग लोकतंत्र को तो भूल ही जाएंगे, भूल जाएंगे। अरे यार जनता तो अपने साथ है, जनता मुझे क्या बोलेगी, मेरे लिए तो बिल्कुल वो मुझे तो भगवान की तरह मान रहे हैं। तो फिर वो क्या, तानाशाही की तरफ आने लग जाएगी, वो डिक्टेटरशिप की तरफ वो आने लग जाएगी, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए कहते हैं कि पूजा नायक गलत है, एक तो वैक्यूम भी क्रिएट होगा और एक तानाशाही भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पिछले वाले वापस। तो संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, कार्यपालिका भी मजबूत होनी चाहिए, और लेकिन व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे, मतलब किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब पूजा का अर्थ यह है कि उसके पीछे इतना पागलपन नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो बस उसी को, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसी को, ऐसा नहीं। व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश मतलब कंट्रोल लगे होने चाहिए। मतलब यहां से यही मतलब है कि जो सरकार आप लोगों ने चुनी है, आप सरकार के सभी कामों का सही गुण और दोष दोनों देखिए, ये अच्छाइयां हैं ये बुराइयां हैं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति सरकार चला रहा है या एक व्यक्ति चला रही है, आप उस आधार पर यह कह दें कि नहीं नहीं सिर्फ वो चला रहे हैं, चला रही इसलिए वो सही है, या उन्होंने ये निर्णय लिया है इसलिए वो सही है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा अंकुश लगा रहना चाहिए। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं, ऐसे काफी प्रोसीजर हैं जिससे ये पता रहता है कि कार्यपालिका जो है विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तरदायी होगी और उनसे कंट्रोल भी होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय देश में संसद और प्रांतीय स्तर जहां पर विधानमंडल होते हैं वहां पर कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? संसदीय कार्यपालिका ही अपनाई गई है। कहीं पर यह नहीं बोला गया कि देश में तो संसदीय होगी और राज्यों में जो है वो राज्यपाल ही देश के राज्य के प्रधान होंगे और सरकार के मुखिया होंगे, ऐसा नहीं करा गया। दोनों जगह संसदीय व्यवस्था ही अपनाई गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं।
तो राष्ट्रपति तो क्या होगा, राज्य का मतलब देश का औपचारिक प्रधान होगा, नाम मात्र प्रधान होगा, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरी सरकार को चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलाकर कार्यपालिका बनाते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विधानमंडलों की चर्चा करते हुए। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। संघ की कार्यपालिका, ठीक है, देखिए संघ की जो कार्यपालिका उसकी जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। जो संघ है, जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी जो शक्तियां हैं, देखिए अभी हम राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों पर आगे चर्चा करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मैंने क्या कहा कि सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास, पर जो आर्टिकल 74 है बस वो ये आकर के कह देता है कि राष्ट्रपति जो भी शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के योगदान से या उनके सलाह मशवरे से ही करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। इसमें आगे भी है, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन की भी बात करी हुई थी, परंतु वो मैंने भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि लेक्चर भी एक तो लंबा चला जाता, और दूसरी बात ये है कि वो थोड़ा सा बिल्कुल हम उसमें मुद्दा ये बनाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एक मुद्दे पे एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे बताइएगा कि आपको सबसे बेहतर आज का पार्ट कौन सा लगा, क्या आपको सबसे अच्छा लगा, ये भी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे हर बार बताइए सर आज के लेक्चर में ये बहुत बेस्ट था, ठीक है, और क्या और आपको कोई चीज समझनी हो, कोई चीज नहीं आई हो वो बताएं। और बच्चों प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रेगुलर कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आप हमें सुझाव दें और ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।